ये उर्दू पेडागोजी की 34वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली 33 क्लास में हमने सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक सभी टॉपिक को सिलसिलेवार तरीके से हल किया और अब तक हमने 8 चैप्टर को डिस्कस कर लिया और हर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवालात अब तक सीटेट में पूछे गए हैं उनको भी हल किया। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक 9वें चैप्टर जिसका नाम है मुआलजाती तदरीस या इस्लाही तदरीस, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, हिंदी में जिसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है, इसे समझेंगे। इससे मुताल्लिक सभी अहम जानकारियां आप लोगों को दी जाएंगी और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवालात अब तक सीटेट में पूछे गए हैं उनको भी हल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटेट का उर्दू का मुकम्मल नोट्स प्लस पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हासिल करें तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पर। जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको एक सैंपल भेजा जाएगा जिसके लास्ट में कुछ डिटेल्स होंगी जिन्हें फॉलो करके आप नोट्स को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा यह जा रहा है कि तशख़ीसी जाँच के ज़रिए तलबा की दिक्कतों और परेशानियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने के लिए तदरीस करने को ही मुआलजाती तदरीस कहते हैं। यानी कि पहले आप बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उनका निदानात्मक परीक्षण करते हैं और निदानात्मक परीक्षण से बच्चे की जो दिक्कत और परेशानी का पता चलता है उस परेशानी को आप जब दूर करने के लिए बच्चों को तालीम देते हैं, उनकी टीचिंग करते हैं, तो यही टीचिंग रेमेडियल टीचिंग यानी कि मुआलजाती तालीम उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो मैथ में उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को गणितीय संक्रियाओं को करने में वो असमर्थ है, तो आप उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं और आपको ये पता चलता है कि अरे ये बच्चा तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में इसे दिक्कत है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में जिसे यानी कि ये डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है, तो आप क्या करते हैं उसकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब आप उसे अलग से टीचिंग देते हैं तो यही टीचिंग आपकी रेमेडियल टीचिंग यानी कि मुआलजाती तालीम कहलाती है। ठीक है। अब इस्लाही जो तदरीस है यानी कि मुआलजाती तदरीस जो है, जो उपचारात्मक शिक्षण है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद कमज़ोर तलबा को अपने हम सबक तलबा के बराबर आने के लिए इजाफ़ी मदद फराहम करना। यानी कि हम रेमेडियल टीचिंग इसलिए करते हैं कि जो स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट से कमज़ोर है, हम उस स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत उस पर करें, उसे अलग से मटेरियल्स दें, उसे अलग से पढ़ाएं, उसकी अलग से रेमेडियल टीचिंग करें और उस स्टूडेंट को नॉर्मल स्टूडेंट के बराबर कर दें। यानी कि कमज़ोर तलबा को अपने हम सबक तलबा के बराबर आने के लिए इजाफ़ी मदद फराहम करना, यही इस्लाही तदरीस का मकसद है। इसलिए इनकी ज़रूरत और सलाहियत के मुताबिक निसाब और तदरीसी अमल में तब्दीलियाँ की जाती हैं और अमली तजर्बात फराहम किए जाते हैं। ठीक है। चूँकि हमारा मकसद होता है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको नॉर्मल बच्चों के बराबर किया जाए, इसलिए हम क्या करते हैं उन बच्चों की जो कोई भी ज़रूरत हो, चाहे उनको मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो तो उनकी मैथ में दिक्कत को दूर करते हैं, उनको वर्तनी में यानी कि स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक को सही करते हैं। तो उनकी ज़रूरत और उनकी सलाहियत के मुताबिक हम क्या करते हैं निसाब और दरसी अमल में यानी कि सिलेबस में और टीचिंग प्रोसेस में हम कुछ चेंजेस करते हैं और अमली तजर्बात यानी कि हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस उनको दस्तयाब कराते हैं, फराहम कराते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग क्या होता है आपने समझ लिया। सिंपली आप समझ लीजिए कि जो कमज़ोर तलबा हैं उनको
नॉर्मल तलबा के बराबर करने के लिए जब हम उनको अलग से पढ़ाते हैं और उनको जिस फील्ड में कमी या कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को जब हम दूर करते हैं तो यही टीचिंग आपकी रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण मुआलजाती तालीम कहलाती है। ठीक है, अब मुआलजाती तालीम के मकासद क्या हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। पहला मकसद है तालिबे इल्मों की ज़बान से मुताल्लिक गलतियों को दूर करना। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही हैं उनको दूर करना, यही रेमेडियल टीचिंग का पहला मकसद है। अगला है कि तालिबे इल्मों की इल्म हासिल करने के रास्ते में आने वाली मुश्किलात को दूर करना। नॉलेज को हासिल करने में जो उन्हें डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करना, ये रेमेडियल टीचिंग का एम है। अगला है तालिबे इल्मों को हिमाजहत नशो नुमा की तरफ गामजन करना, यानी कि स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका बहुमुखी विकास करना। ठीक है, अगला पॉइंट है तालिबे इल्मों की नफ्सियाती मुश्किलात का हल करना और उनको नफ्सियाती तौर पर मजबूत बनाना। ठीक है, यानी कि उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना और स्टूडेंट को हमें साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना, ये रेमेडियल टीचिंग का मकसद है। अब रेमेडियल टीचिंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस्लाही तदरीस के तरीक़ाकार या मुआलजाती तदरीस के तरीक़ाकार क्या होते हैं। पहला तो हो सकता है इनफरादी तालीमी प्रोग्राम, यानी कि आप बच्चे को इंडिविजुअली पकड़ें और उसको जो कोई भी उसमें कमी हो, उसको जिस किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो उसकी आप दिक्कत को दूर करें। दूसरा हो सकता है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, यानी कि आप ग्रुप बना लें, जो कमज़ोर बच्चे हैं सब बच्चों को क्या करें एक पीयर में एक ग्रुप में इकट्ठा कर लें और एक दूसरे की सपोर्ट से उनकी कमी को दूर करें। ठीक है, उसके बाद तीसरा इनाम की स्कीम, यानी कि अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है तो आप उसको पुरस्कार दीजिए, इनाम दीजिए और उसकी जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए। और चौथा है तलबा के बर्ताव से मुताल्लिक मसाइल को हल करना, यानी कि अगर वो उसका कोई बिहेवियर ऐसा है जो कि पढ़ाई में माने हैं तो उस बिहेवियर को आप चेंज करें। ये है 4 तरीके हैं इस्लाही तदरीस के। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। इसमें ये कहा जा रहा है कि इस्लाही तदरीस में वालिदैन का ताउन हासिल करना, पेरेंट्स की हेल्प हासिल करना, दीगर असातिज़ा और पेशावरों की मदद लेना और तालमेल कायम करना भी मुतवक्का नताइज के लिए निहायत ज़रूरी है। यानी कि जब आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं तो उसमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, आपके जो साथी टीचर्स हैं उनका भी सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मुआलजाती तालीम से मुताल्लिक मैंने शॉर्ट में कुछ अहम चीज़ें आपको बता दी। अब इससे मुताल्लिक जो सवालात पूछे गए हैं चलिए उसे देख लेते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला सवाल जो इससे पूछा गया वो ये पूछा गया कि इस्लाही तदरीस का मकसद क्या है। रेमेडियल टीचिंग के जो एम्स हैं वो क्या है, मैंने अभी बताया है, एम्स बताया है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है आमोज़गारों की सहमाई जांच करना, यानी कि 3 महीने पे बच्चों की आप चेक करें उनको कि वो किस फील्ड में कमज़ोरी उनको है। क्या ये है इस्लाही तदरीस का मकसद। या फिर आमोज़गारों में खला को दूर करने की कोशिश करना, यानी उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करना। या फिर आमोज़गारों की फितरी सलाहियतों को जला बख्शने की कोशिश, यानी उनकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उनको क्या करना, उभारना। या फिर स्कूल के औकात के बाद मुतालिया करना, यानी कि स्कूल टाइमिंग के बाद आप उनको स्टडी करवाएं। तो इस्लाही तदरीस का मकसद सिंपल है कि जो लर्नर्स हैं उनकी जो कमज़ोरियां हैं कमियां हैं उनको दूर करने की आप कोशिश करें। तो यही आपकी इस्लाही तदरीस का रेमेडियल टीचिंग का मकसद होगा। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश में तशख़ीसी जांच यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण का क्या मकसद है। लैंग्वेज की लर्निंग में हम बच्चों का निदानात्मक परीक्षण क्यों करते हैं।
पहला ऑप्शन है तलबा की प्रोग्रेस रिपोर्ट की खाना पूर्ति करने पर, यानी उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उनकी जो प्रगति रिपोर्ट है, बस उसको क्या करें, उसकी खाना पूर्ति करने के लिए हम बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट कर देते हैं। या फिर मुकम्मल जांच की मंसूबाबंदी और सवालनामे तैयार करने पर, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की प्लानिंग करने पर, समेटिव असेसमेंट की प्लानिंग करने पर और क्वेश्चन पेपर तैयार करने पर। या फिर आमोजगारों की तफहीम की खिला को जानना, यानी कि जो लर्नर्स हैं उनके समझने में क्या कमी है, ठीक है, खिला क्या है उसको जानना। या फिर वालिदैन को फीडबैक देना। तो तशख़ीसी जांच का, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मकसद यही है कि बच्चे की जो कमज़ोरियां हैं उसे हम जान सकें और फिर उसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए जब हम उसे टीचिंग करें तो वो होती है रेमेडियल टीचिंग। तो तशख़ीसी जांच डायग्नोस्टिक टेस्ट का मकसद सिंपल सा है कि आमोजगारों की तफहीम की खला को जानना, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल यह है कि ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तदरीस तालीमी तदरीस है। क्या तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाया जाए या फिर पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पे इनमें से सभी जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि ये सभी तरीके ऐसे हैं जो ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी अमल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये जो सभी सवाल है ना वो सीटेट में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा आपका अगला सवाल कि मुआलजाती तालीम यानी कि इस्लाही तदरीस कैसा अमल है? नज़रियाती तरीक़ाकार है, हुक्म के लिए है, हिदायतनामा के ज़रिए है, या फिर मनफी तरीक़ाकार है? तो यहाँ पे हम मुआलजाती तालीम में क्या करते हैं, हिदायतनामा के ज़रिए बच्चों की कमियों को दूर करते हैं हिदायत देकर। तो यहाँ पे हिदायतनामा के ज़रिए, ठीक है, यहाँ पे हिदायतनामा के ज़रिए एक अमल है इस्लाही तदरीस, लेकिन यहाँ पे सीटेट ने नज़रियाती तरीक़ाकार माना है। आपका मानना क्या है इस क्वेश्चन से मुताल्लिक, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा अगला सवाल कि तदरीस का ऐसा तरीक़ाकार जिससे कमज़ोर तलबा ज़बान दानी की महारत में अपने साथियों के बराबर आ सकें। जो वीक स्टूडेंट हैं वो लैंग्वेज लर्निंग में नॉर्मल स्टूडेंट के इक्वल हो सकें। इस मेथड को, इस तरीक़ाकार को आप क्या कहते हैं? क्या इसको तलख़ीसकारी यानी कि समराइजेशन कहते हैं, तरतीबे नो यानी कि रीफार्मुलेशन कहते हैं, या फिर बाज़ मुदाखलत यानी कि रेमेडिएशन कहते हैं, या फिर नज़र सानी यानी कि रिवीज़न कहते हैं? तो मैंने अभी बताया, चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है कि कमज़ोर तलबा को नॉर्मल स्टूडेंट के बराबर करना, यानी कि कमियों को दूर करके बाकी स्टूडेंट के इक्वल कर देना, यही रेमेडियल टीचिंग है। इसी को हम क्या कहेंगे? रेमेडिएशन कहेंगे, यानी कि बाज़ मुदाखलत कहेंगे। देखिए, उर्दू के डिफ़िकल्ट वर्ड से आपको घबराना नहीं है, उसका आप हिंदी या अंग्रेज़ी में मतलब समझ लेंगे, आसानी से क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पे। ये रहा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि तलबा को क्लास में या उसके बाहर दूसरी ज़बान या तीसरी ज़बान को समझने में हमेशा दुश्वारी होती है। क्लासरूम में वो सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज हमेशा उसे समझने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप एज ए टीचर बच्चे की इस प्रॉब्लम पर कैसे काबू पा सकते हैं? ठीक है, या तलबा इस प्रॉब्लम पर कैसे खुद से काबू पा सकते हैं? ऑप्शन है अहले ज़बान उस्तादों से पढ़कर, यानी कि जो ज़बान के टीचर्स हैं, लैंग्वेज के टीचर, उनसे पढ़कर, या फिर ज़बान 2 और ज़बान 3 यानी कि सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज की टीचिंग के वक्त को बढ़ाकर, या फिर ज़बान के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से, या फिर पहली ज़बान से ज़्यादा कुर्बत रखने वाली किसी और ज़बान का इंतखाब करके। अगर बच्चे सेकेंड लैंग्वेज या फिर थर्ड लैंग्वेज को सुनने या समझने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उस ज़बान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हमारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ज़बान के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चे इस मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें ये पूछा जा रहा है कि पहली जमात में ज़बान का उस्ताद देखता है कि उसके तलबा क्लास में हिज्जा की काफ़ी गलतियां करते हैं, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में उसकी हिकमत अमली क्या होगी। आप एक टीचर हैं और आपके स्टूडेंट स्पेलिंग रिलेटेड मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो एज ए टीचर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। पहला है तलबा से 5 बार सही लफ्ज़ लिखवाएंगे, सही हिज्जे लिखवाएंगे, या फिर सिर्फ गलतियों को निशानजद करेंगे और तलबा से कहेंगे कि सही हिज्जे मालूम करें, या फिर वो तलबा को एहतियात से निशानजद करे और तलबा के सामने सही हिज्जे लिखे, या फिर तलबा के लिए कई हिज्जा को मान ले या तलबा के किए हिज्जा को मान ले। ठीक है, अगर बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, बार बार आप क्या करेंगे, उससे लिखवाएंगे नहीं और उसने जो गलत बताया है उसे आप मानेंगे नहीं। अब आपका 2 ऑप्शन इसमें बचा 50-50 कौन सा सही होगा। तो जिस ऑप्शन में केवल सिर्फ वगैरह दिख जाए ना, वो हमेशा निगेटिव होता है। मैंने एक टैग वर्ड की वीडियो बनाई थी पिछली बार। ठीक है, आप अगर टैग वर्ड देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं ट्रिक टू सॉल्व उर्दू पेडागोजी या उर्दू पेडागोजी ट्रिक बाय MM अली। तो वहाँ पे आपको तरीका मिल जाएगा कि कम वक्त में आप अंदाजे से कैसे सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 50-50 बात आ गई, तो इसमें कौन सा आप चूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो बात सही है कि आप निशानजद करें और तलबा से सही हिज्जे मालूम करने के लिए कहें, लेकिन आप सिर्फ गलतियों को निशानजद करें। ठीक है, तो ये सही नहीं है। आप गलतियों को एहतियात से निशानजद करें और तलबा के सामने सही हिज्जे लिख दें। ये अच्छी हिकमत अमली है बच्चों की हिज्जे से रिलेटेड, स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक्स को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे आपका C वाला ऑप्शन जो है ना वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें यह कहा जा रहा है कि उस्ताद बच्चों की कॉपी देखने के बाद उनसे हुई गलतियों पर तबादला ख्याल करता है, यानी कि बच्चे की कॉपी एक टीचर ने चेक की और बच्चे ने कुछ गलतियां की, तो उस पर वो क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। अच्छा बेटा बचाओ, ये गलत है, क्यों गलत है ये, इसको आप कैसे लिख देते तो ये सही हो जाता। ठीक है, इस तरह से वो क्या कर रहा है, तबादला ख्याल कर रहा है, विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। तो इस तरह वो क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, या फिर लिखने के लिए ख्यालात और तसव्वुरात को बहम पहुंचाता है, या फिर किस तरह बच्चे गलतियां ना करें ये वो सिखा रहा है, या फिर वो सही से किस तरह लिखें ये बता रहा है। देखिए गलतियों पे डिस्कशन किया जा रहा है। डायरेक्ट बच्चों को कह नहीं रहा कि नहीं तुमने गलत किया, जाओ लेके भागो कापी। वो क्या कर रहा है, गलतियों पे तबादला ख्याल कर रहा है, यानी कि वो इस तरह से वो फीडबैक दे रहा है, बच्चों को ये महसूस दिला रहा है कि हाँ बेटा ये तुम्हारी गलती है, ये आगे से ये गलती तुम सुधार लेना। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह रहा है, उस गलतियों पे वो तबादला ख्याल कर रहा है, यानी कि वो फीडबैक दे रहा है, बाज रसी दे रहा है, प्रतिपुष्टि दे रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा अगला सवाल कि तलबा की तहरीरी गलतियों की तसहीह मुअस्सर तरीन होती है अगर, यानी कि लिखने से रिलेटेड अगर बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उनको करेक्ट करने का जो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है वो क्या है। अगर टीचर तलबा को मश्क का मज़ीद काम दे, यानी कि प्रैक्टिस का ज़्यादा काम देता रहे, यहाँ तक कि तलबा अपनी खुद से इस्लाह कर लें, खुद से अपना करेक्शन कर लें, या फिर दुरुस्त जवाब बोर्ड पर लिखता है, या फिर गलत जवाब पर नज़र-ए-सन यानी कि रिवीज़न करता है, या फिर नुमायाँ गलतियों की निशानदही करता है और तलबा खुद तसहीह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ तलबा की लिखने से रिलेटेड गलतियों की सही यानी कि मुअस्सिर तरीन जो करेक्शन है वो ये है कि उस्ताद क्या करें, गलतियों की निशानदही कर दे और तलबा खुद से सही करें। ठीक है, खुद से सही करें। आप लोग सोच रहे होंगे पहला भी तो सही हो सकता है, पहला गलत इसलिए होगा क्योंकि मज़ीद मश्क हो रही है, बार बार आप बहुत ज़्यादा आप बच्चों को प्रैक्टिस देंगे तो ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। बच्चों को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए चीज़ें नहीं दे सकते हैं। आप क्या करें, नुमाया गलतियां जो हैं उसकी निशानदही कर दीजिए और तलबा खुद उसकी तसहीह करें, खुद उसको करेक्ट कर लें। तो यहाँ पे D वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो पढ़ाया गया वो याद नहीं है क्योंकि, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो याद नहीं होता है, क्यों? क्योंकि गैर रस्मी बहस में तलबा ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, यानी कि
इनफॉर्मल जो डिस्कशंस होते हैं उनमें बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए जो पढ़ाया जाता है वो याद नहीं होता। या फिर एक उस्ताद की समाजी मासी सतह तालिब इल्मों की सतह से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, इसलिए या फिर तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ तबकों से आते हैं। या फिर एक उस्ताद या तालिब इल्म तमाम उलूम का मास्टर नहीं हो सकता, इसलिए उनको जो पढ़ाया जाता है वो याद नहीं होता है। तो देखिए बच्चों को जो पढ़ाया जाता है अगर वो याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक हैं, ठीक है, और शख्सियतों के मालिक हैं और वो मुख्तलिफ तबकों से मुख्तलिफ पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ठीक है जो पढ़ाया जा रहा है अगर बच्चे की सलाहियत के मुताबिक है तो जिसकी सलाहियत के मुताबिक है उसे तो समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चे में ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी तो होते हैं, तो जिसकी सलाहियत के मुताबिक नहीं उसको समझ में नहीं आता है। यही वजह है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने की वजह से बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो याद नहीं रहता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। गैर मुल्की या फिर गैर मादरी ज़बान के उस्ताद को अक्सर ये दुश्वारी पेश आती है कि तलबा क्लास के तलबा ये ज़बान सीखने पर आमादा नहीं होते हैं, ठीक है। एक फॉरेन लैंग्वेज का टीचर जब है उसको प्रॉब्लम ये होती है कि क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उसकी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस सूरत हाल पर आप कैसे काबू पा सकते हैं? पहला ऑप्शन है उस्ताद किसी तदरीसी मुशीर की मदद करके तलबा से खिताब करे, यानी कि किसी टीचिंग से रिलेटेड मशवरा देने वाले से वो क्या करे, बच्चों से लेक्चर दिलवाए, या फिर एक तदरीस पे राय देने वाले को लेके आए और बच्चों के लिए कहे कि आप इनको लेक्चर दे दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। या फिर उस्ताद गैर आमादा तलबा की निशानदेही करे और उनके लिए खुसूसी क्लास का एहतमाम करे, यानी कि जो बच्चे गैर मुल्की ज़बान सीखने पे आमादा नहीं है उनको नोट डाउन कर ले, उनको ध्यान दे और उनको क्या करे, उनको स्पेशली क्लास दे। या फिर तलबा से ये कहे कि वो तफवीज़ करदा काम अपनी सहूलियत के मुताबिक करें, यानी कि जो काम उनको दिया जा रहा है, जो उनको रिकमेंड किया जा रहा है उसको अपने हिसाब से करें, अपनी सहूलियत के मुताबिक करें। या फिर उस्ताद तलबा को आमादा करे और क्लास में सीखने के अमल को ज़्यादा दिलचस्प बनाए। तो अगर बच्चे सीख नहीं रहे हैं कोई भी ज़बान हो, ठीक है, मादरी ज़बान भी अगर आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे सीखने के लिए आमद नहीं है तो इसका मतलब यह है कि पढ़ाने में आपकी कहीं दिक्कत या परेशानी है। आप क्या कीजिए, अपने पढ़ाने के तरीक़ों को बदलिए, इफ़ेक्टिव कीजिए, दिलचस्प कीजिए। तो गैर मुल्की ज़बान के उस्ताद को अगर ये दुश्वारी हो रही है कि उसके स्टूडेंट ज़बान सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो ऐसे सिचुएशन में उस टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट को वो पहले तो आमादा करे और क्लास में सीखने के अमल को ज़्यादा दिलचस्प बनाए, वो अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाए और इंटरेस्टिंग बनाए, ठीक है, बच्चों को बोर ना करे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कि सीखने के अमल की मखसूस कमज़ोरियों की तशख़ीस से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है, यानी कि जो लर्निंग का प्रोसेस है उसकी जो स्पेशल जो मिस्टेक्स होती हैं, जो उसकी स्पेशल कमियां होती हैं, उनका जब हम डायग्नोस्टिक करते हैं, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उसका जब हम निदान करते हैं तो उससे निदान से जो हमें जानकारी मिलती है उसकी बुनियाद पर जब हम लिखने में बेहतरी या पढ़ने में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं तो ये तरीका क्या कहलाता है। तो जैसा कि आप लोग चैप्टर से ही आपको समझ में आ गया होगा, क्या ये तरीका अहम तस्वुरात को ज़हन नशीन कराने के लिए है या फिर वालिदैन को मशवरा देने के ज़रिए या फिर तलाफ़ी या इस्लाही तदरीस के ज़रिए या फिर तलबा को मशवरा देने के ज़रिए। तो अगर हम कमज़ोरियों को पहचान कर, कमज़ोरियों की तशख़ीस करके, उसका निदान करके उसको दूर करने के लिए हम पढ़ने में या लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, तलाफ़ी या इस्लाही तदरीस के ज़रिए। अब देखिए ये रेमेडियल टीचिंग के लिए उर्दू पेडागोजी में कितने लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। या तो तलाफ़ी तदरीस लिख देगा या इस्लाही तदरीस लिख देगा या फिर आपका मुआलजाती तदरीस लिख देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मतलब रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल ये है कि आमोजिश का सबक पेचीदा से आसान की तरफ होता है, यानी कि फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू इजी होता है।
अगर तालिब इल्म ने किसी वजह से बुनियादी सलाहियतें नहीं सीखी तो उसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे ने कोई भी स्किल नहीं सीखी तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि बसरी और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होने वाली तदरीस हम कराएं, उसे लेक्चर न दें, या फिर बराह रास्त लेक्चर या फिर बसरी अंदाज की तकरीर उससे कराएं, यानी कि डायरेक्ट उसे लेक्चर दे दें, या फिर हद दर्जा बसरी तदरीस उससे हमें करें, उससे लेक्चर नहीं दें, या फिर बराह रास्त लेक्चर या फिर मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस हम करें। देखिए, लेक्चर तो आप देंगे नहीं, ठीक है, लेक्चर तो आप देंगे नहीं, और आप क्या करेंगे, बसरी और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करने वाली आप तदरीस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर बच्चे की बुनियादी सलाहियतें नहीं हैं तो, यानी कि आप बसरी और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करने वाली तदरीस करेंगे और आप लेक्चर नहीं देंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, किसी वजह से बुनियादी सलाहियत उसने नहीं सीखी है तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल ये रहा, ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि दूसरी जमात के तलबा को बाद सौतियों की अदायगी में परेशानी होती है, विभिन्न ध्वनियों को अदा करने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली क्या है। अगर बच्चों को कोई ध्वनि, कोई वर्ड अदा करने में दिक्कत आ रही है तो इसकी दिक्कत को आप कैसे दूर करेंगे। पहला ऑप्शन है, उसे हम काफिया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ों में सौतिया की तख्लीक और शनाख्ती जोड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मतन को बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए और सौतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए, या फिर तलबा को मश्क दी जाए ताकि वो उसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पा सकें, या फिर इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सौतियों की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश किया जाए। अगर आप किसी भी लफ्ज़ को या किसी भी सौत को, किसी भी आवाज़ को अगर आप अदा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बुलंद आवाज़ से पढ़िए, और जो सौत हैं, जो आवाज़ें हैं, उनको नुमाया करके उनके इस्तेमाल की आप वजाहत करें। ठीक है, इस तरह से आपकी दिक्कत या परेशानी दूर हो सकती है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए, ये आखिरी सवाल था। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, फिर ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, ऑप्शन को बाद में हम देखेंगे। कहा यह जा रहा है कि अंकित आपकी क्लास का एक ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है, बच्चा देख नहीं पा रहा है, विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट है, तो ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, अंधे बच्चे को आप एज ए टीचर कैसे पढ़ाएंगे, उसके लिए आप कौन सी हिकमत अमली अख्तियार करेंगे। पहला ऑप्शन है, अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की बसरी पेशकश इस्तेमाल करेंगे। वो अंधा है तो आप उसे बसरी कोई चीज़ें देंगे, वो अंधा है, नाबीना है तो उसे देखने वाली कोई चीज़ देंगे, उसे विजुअल एड्स पेश करेंगे, नहीं करेंगे। सुर और सख्ता को बरूए कार लाते हुए लफ्ज़ को साफ साफ अदा करेंगे, और छोटे और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हरकत, सकनात और बदन का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, और आप एक्टिंग करेंगे, या फिर मश्क करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे, यानी कि वर्कशीट उसे देंगे। बच्चा विजुअली इम्पेयर है, बच्चा देख नहीं पा रहा है, बच्चा दृष्टि बाधित है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, आप तो बसरी चीज़ें उसे दे नहीं सकते। ठीक है, हरकत सकनात आप करेंगे और ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके ज़बान का वो बदन का इस्तेमाल, यानी बॉडी लैंग्वेज, और आपकी एक्टिंग तो देखेगा नहीं, वर्कशीट उसको काम करेगी नहीं जब वो देख नहीं पा रहा है। आप क्या करेंगे, सुर और सख्ता को बरूए कार लाते हुए लफ्ज़ों को साफ साफ अदा करेंगे, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सही आप लफ्ज़ों को अदा करेंगे, और छोटे और महसूस करने वाले मवाद को आप शामिल अमल रखेंगे। इस तरह से आप दृष्टिबाधित बालक को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण से मुताल्लिक सभी अहम जानकारियाँ आप लोगों को दे दी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई है। अगर आप लोगों को इसी तरह
पूरे उर्दू पेडागोजी का सभी चैप्टर, जैसे कि पहला चैप्टर है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन और आखिरी चैप्टर है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट। सभी चैप्टर को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। आपको एक सैंपल भेजा जाएगा, उसमें कुछ डिटेल्स होंगी जिन्हें आप फॉलो करके हमारे नोट्स को और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ हासिल कर सकते हैं।